नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचना है। अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ चुका है, नज़दीक आ चुका है, 20 दिन के करीब आपके पास बचे हुए हैं और ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम होता है आपका समझने का चीज़ों को। और अभी आप जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग हमारी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो किस तरीके से अपन नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। मेन एग्जाम में हम जाएंगे तो वहाँ पे वो नेगेटिव मार्किंग अपनी नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इन चीज़ों को आप यदि ध्यान रखेंगे तो बहुत कम चांस बन जाते हैं कि आपसे जो ओरिजिनल आपका एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसमें आपसे गलती होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। आई होप कि ये आपकी वीडियो जो है हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग जो है मैं आपसे बात करूँ तो फ़ायदेमंद सौदा है। किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो बच्चा सीरियस है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये लाभदायक है, फ़ायदे का सौदा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो भी आगे आपको बताऊँगा। ये क्या करता है, ये कंपटीशन को अधिक निष्पक्ष बनाता है और एक्यूरेसी का महत्व यहाँ पे बढ़ाता है। तो एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग जो है तुक्केबाज जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये इलाज है। जैसे आपने देखा होगा, अपना रीट का एग्जाम होता था, पहले पात्रता परीक्षा कर दिया अब उसको, तो उसमें क्या होता था, 150 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आते थे और 150 क्वेश्चंस जो थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मेन कमी उसकी ये थी। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बच्चे क्या करते थे, उसमें 150 के 150 क्वेश्चंस करके आते थे। अब जिसका तुक्का लग गया, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग हम कर दें तो नेगेटिव मार्किंग क्या करती है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने वालों को वो बिल्कुल पीछे घसीट के ले आती है। ठीक है, तो जो तुक्के से ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देखना। नेगेटिव मार्किंग का जो नियम है अपने आरपीएससी या अपने राजस्थान में ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं उनमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का नियम होता है। 1/3 का मतलब होता है कि यदि आपके 3 उत्तर गलत हो जाते हैं लगातार, या फिर कैसे भी आपके 3 उत्तर गलत हो जाते हैं, तो आपके जो सही उत्तर उनमें से एक जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन में से 73 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे। 73 क्वेश्चंस में से आपके मान के चलिए 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन बचे, 70 क्वेश्चन बचे। लेकिन चूंकि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से लेस हो जाएगा और टोटल आपके जो फाइनल क्वेश्चन बचेंगे वो 69 क्वेश्चन बचेंगे। यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, वहां से आपको एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसलिए ये कोशिश की जाती है कि कम से कम हमारे नेगेटिव क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे हमारे सही क्वेश्चन वो है ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो जितने कम नेगेटिव या गलत क्वेश्चन आप करेंगे उतने सही क्वेश्चन आपके ज़्यादा बचेंगे। अब आप कैसे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो टॉपिक है वो 100% याद होना चाहिए। आधा अधूरा यदि आप करके पेपर में बैठ जाएं या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो वहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपका नेगेटिव ही होगा या फिर वो गलत ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसकी अच्छी समझ आपको विकसित करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, मान के चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, 4 पेपर में ऑप्शंस आ रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा कि भाई वो टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्या करेंगे, उन ऑप्शंस को काट-काट के राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। मान के चलिए आपने 2 क्वेश्चन काट दिए और ये 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप लॉजिक लगा के उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आप कोई एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो उसके 50-50 चांस होते हैं, उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो टिक लगाया होगा वो आंसर है वो सही हो जाए, यदि आपकी किस्मत खराब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो डी ऑप्शन को यदि राइट करके आते हैं तो सी ही राइट आंसर निकलता है। ठीक है, वो एक अलग केस हो जाता है, लेकिन मोस्टली चांस ऐसा होता है कि आपका जो राइट आंसर है वो जो आपने टिक लगाया वही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के साथ उसको पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को आपको मजबूत रखना है। ऐसा नहीं करना कि हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ थी उनको अपने स्किप करके चले गए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, क्वेश्चन देखते ही आंसर रिकॉल होना चाहिए, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए। और मोस्टली चांस ऐसा होता है, 70 से 80% ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में क्लिक करता है, पहला आंसर जो हमारे दिमाग में क्लिक करता है वही जो है राइट आंसर होता है। 70 से 80% ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ आपको देखनी है कि भाई टॉपिक आपको 100% याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि कम टॉपिक ज़्यादा रिवीजन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आप कम टॉपिक पढ़ें लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मान के चलिए आपने अपना सिलेबस जो है 100% कर लिया, लेकिन आप उस सिलेबस को एक बार ही पढ़ पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। भले ही आपने अपना सिलेबस जो है 70% किया या 75% किया, लेकिन आप उस सिलेबस को कितनी बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया हमारा जो एसटीएफ प्रोग्राम चल रहा है, उस एसटीएफ प्रोग्राम के अंदर मैंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया था, 90 डेज़ का अपना प्रोग्राम था कि उसमें हम 3 बार रिवीजन करा देंगे। तो एक बार अपना 45 डेज़ का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा जो रिवीजन राउंड चल रहा है जो 30 डेज़ का चल रहा है, उसके अभी 24 ऑफ जून को वो कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद अपन थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन में चलाएंगे 15 डेज का, जिसमें हम 15 दिन के अंदर तीसरी बार उस चीज़ को रिवाइज करा देंगे। तो जो बच्चा इसको 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो कर रहा होगा उसको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे भी कि कितने बच्चों को ये चीज़ बेनिफिशियल रही थी, बशर्ते कि जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से बच्चे चलते हैं। तो हमने क्या किया कि 90 डेज के अंदर इस सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हमने दे दिया है कि दिन में हम 10-10 घंटे उन बच्चों से पढ़वा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत टॉपिक्स जो हैं अपने लिमिटेड हैं, साथ के साथ हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस भले ही कम करिए, लेकिन उसको 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए, कम से कम 3 बार रिवीजन मैंडेटरी होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीमेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन वो क्या करना है, बार बार पढ़ना है और रिवीजन आधारित आपको तैयारी करनी है, क्योंकि रिवीजन ही ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। भले ही आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक ही बार ही पढ़ा है तो उसका कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं रह जाती है, ठीक है। अब देखना पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट आपको क्यों करने चाहिए, उसका महत्व क्या है। तो क्वेश्चन पैटर्न जो है वो हमें समझ में आ जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रैक्टिस सेट से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला फायदा उसका ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि बार बार कौन से टॉपिक से जो है पूछे गए हैं। जैसे मान के चलिए कोई पीवाईक्यूज मैंने किया, मान के चलिए मैंने 2015 का सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, उसके पीवाईक्यूज में यहाँ पे कर रहा था। जैसे ही मैं 2022 का करने बैठा तो मुझे पता चला, कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया, मुझे याद आया कि यार ये तो अपने कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैंने जैसे ही वापस जाके देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो 2015 में भी पूछा गया है। तो ऐसे और इसी टॉपिक से सेम पूछा गया है। तो हमें क्या है, कई बार टॉपिक्स की भी पता लग जाती है कि यार इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो हमें इन टॉपिक्स की पहचान पता चल जाती है। फिर एग्जाम की तैयारी हमारी मौजूद हो जाती है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा होता है ना कि एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ती है, कि यदि हम पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट हम बहुत अच्छे लगा देते हैं, तो हमारे चांस बढ़ जाते हैं कि हम एक्यूरेट आंसर तक पहुँच पाएँ। हमें ये क्लियर हो जाता है कि भाई ऑप्शंस किस प्रकार से काटने होते हैं, सही आंसर तक किस प्रकार से पहुंचा जाता है, क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है, जिससे एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। तो पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम हॉल की जैसे आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं कि आप जब भी अभ्यास करें तो थोड़ा सा टाइमर का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपने पास टाइमर लगा लें कि भाई मुझे जैसे आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि भाई मैं 100 क्वेश्चंस करूंगा तो इतने टाइम में मुझे 100 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। और क्योंकि कई बार बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि पेपर में जाके बैठ जाते हैं और उनको टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता और वो पूरे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि सर हम पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए, सॉल्व करना तो दूर की बात है, पहले हम पूरे क्वेश्चन पढ़ तो लें एक बार। तो उसमें गलती कहाँ होती है कि बच्चे एक क्वेश्चन हमारे सामने मान के चलिए आ गया और उसी क्वेश्चन पे वो अटक जाते हैं, मतलब उसका पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, मैं इसको करके रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये जो है बिल्कुल गलत अप्रोच वहाँ पे होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आपको क्या करना है, केवल प्रश्न हल करने हैं पहले, केवल आपको प्रश्न हल करने हैं, उसके बाद आपको उत्तर देखना है। कई बुक्स आप यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज की बुक्स आप देख रहे होंगे, तो उनमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसके ऑप्शंस बने हुए ABCD, और यहाँ ब्रैकेट में उसका आंसर लिख दिया और नीचे उसकी क्या दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दी। तो ये चीज़ कभी भी आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकती, क्योंकि आपका ब्रेन जो है इसी हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ तो उसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अब पेपर में आपको आंसर मिलेगा नहीं तो फिर आपको वही कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये हमेशा गलत अप्रोच होती है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो या तो मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें, या फिर कोई आप टेस्ट सीरीज ला रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। वास्तविक परीक्षा जैसा आपको वातावरण अपना बना के रखना है। प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर अपना आंसर चेक करना है, और जल्दीबाजी में कभी भी सॉल्यूशन ना देखें। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से सीरीज में लगे हुए हैं, आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करने के बाद आपने उसका आंसर टिक कर लिया, तुरंत पीछे जाकर उसका आंसर देख लिया, तो ये भी हमेशा गलत अप्रोच होती है। पहले आप यदि आपके सेट में, पूरे सेट में मान के चलिए 50 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि भाई मैं पहले सेट में 15 क्वेश्चन करूंगा और 15 में से मैं देखूंगा मेरे कितने सही हो रहे हैं। बाकी करना तो आपको ये चाहिए 25 या 30 क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए, फिर आपको आंसर देखने चाहिए, और पूरे 50 करने चाहिए, फिर आपको आंसर का मूल्यांकन भी करना चाहिए। फिर आप तो जल्दीबाजी में कभी भी आप सॉल्यूशन ना देखें, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का एक सेट बना के उस हिसाब से आप करें, क्योंकि पेपर में जो है एक साथ सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ध्यान रखिएगा। फिर सेल्फ एनालिसिस करना उसका 100% जरूरी है। किस प्रकार से सेल्फ एनालिसिस किया जाता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं होता, टेस्ट के बाद कम से कम 1 घंटा उसको आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस प्रकार से करना है कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, यदि मेरे कोई प्रश्न गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण किस प्रकार से करना है कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट में कमी थी। यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट की कमी थी तो आप उन पर टिक लगा लें कि भाई मुझे इनका क्या करना है, रिवीजन करना है, उस कॉन्सेप्ट का मुझे क्या करना है, रिवीजन
रिवीजन करना है। दूसरा मान के चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, तो ये जो है सिली मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़े थे। तो आप जब भी अगला टेस्ट देंगे या जब भी आप अगली बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ध्यान में रहेगा कि भाई क्वेश्चन मुझे 100% अच्छे से पढ़ना है। फिर अगला आता है भाई क्या मैंने तुक्का लगाया था, तो यदि आपने तुक्का लगाया था तो आपको पैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत होना तय था, तो उतना रिग्रेट अपने को नहीं होता है। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब आपके ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो रहे होंगे, तो नेगेटिव में ज़्यादा जाएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार मुझे तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ एनालिसिस में आपको पता चलती हैं। तो इतनी चीज़ों के साथ यदि आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब आपको बताऊंगा मेरी बुक की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे आपको बुक दिखाई दे रही है, इसमें 1500 से ज़्यादा पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए थे। मैंने जब इस बुक को डिज़ाइन करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने इसी माइंडसेट के साथ इस बुक को बनाया था कि भाई मैं सबसे पहले केवल प्रश्न लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद उत्तर जो है 100% आगे रहेंगे, अगले पेज पे रहेंगे। जब मैं इस बुक को डिज़ाइन कर रहा था तो फिर जो पब्लिकेशन वाले थे वो भी मुझसे कह रहे थे कि सर आजकल मार्केट में ऐसी बुक्स जो हैं नहीं चल रही हैं, उनके आंसर हमेशा नीचे दिए जाते, उसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नीचे दिया जाता। तो मैंने उनसे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं सर, मैं जो इस बुक को दे रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिस के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिस सेट एक तरीके से मैं दे रहा हूँ बच्चों के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की, साथ के साथ जो अदर क्वेश्चन में दे रहा हूँ उनसे वो बच्चे क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो मेन मेरा यही था। तो मैं क्या करूँगा, पहले केवल और केवल बच्चों को प्रश्न दूंगा, क्वेश्चन आगे आपके आप देने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उत्तर आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगे कि आप पूरा क्वेश्चन सेट एक बार लगाएं, उसके बाद पीछे जाकर उसका आंसर देखें, आंसर देखने के बाद फिर आपको यदि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है उसका आप एवेल्यूएशन करें। बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, और हमारे ब्रेन को हम जिस प्रकार से ट्रेन करते हैं वो उसी प्रकार की चीज़ों को करता है। यदि हम अपने ब्रेन को इस प्रकार से ट्रेन करेंगे कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए हों और यहाँ पे नीचे आंसर दे दिया गया है और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई, तो वो उसी हिसाब से ट्रेन होगा। फिर आप जब मॉडल पेपर लगाने बैठोगे तो आपको कई बार जो चीज़ें हैं वो गलत वहाँ पे होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि आंसर वहाँ पे सामने लिखा हुआ नहीं होता है। फिर हम कई बार गलती क्या करते हैं कि पीछे जाकर तुरंत से आंसर देख लेते हैं, तो ये भी गलत अप्रोच होती है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि आपने एक 10-15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का एक सेट बना लिया, उस सेट के क्वेश्चन आपने बिल्कुल ऐसे सॉल्व किए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए। पूरा अप्रोच आपको लगाना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको लगानी है, उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंस टाइम आपको देना है। तो बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा मैंने इसको रखने की कोशिश की थी। ठीक है, यदि आपने बुक परचेज कर ली है तो आपको पता भी लग गया होगा भाई किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आरपीएससी का जो सबसे बड़ा जाल है वो यही है कि नहीं है, सही नहीं है, असत्य कथन है, सत्य कथन है, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही नहीं है, या फिर आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घटता क्रम बढ़ता क्रम। ये देखने को बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने को बहुत छोटी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे गलत करवा देती हैं। फिर जब हम पेपर आगे मिलाते हैं तो हमें लगता है यार मेरे 5 से 7 क्वेश्चन तो इन्हीं वजह से गलत हो गए, इनको अपन सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि हमें जब भी पढ़े तो इन शब्दों पर तुरंत अपन सर्कल करें, सर्कल कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो है सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ आएगी कब, ये चीज़ आएगी आपके अभ्यास से। क्योंकि जब आप अभ्यास कर रहे होगे तो आपसे 5-7 क्वेश्चंस ऑटोमेटिक गलत हो रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चंस मैंने इस वजह से गलत कर दिया। तो आपको ये जो गलती है ये आपके मेन एग्जाम में नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला आपको करना है भाई ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मैंने आपको बताया था कि जो पहला रिकॉल आता है, पहला जो रिकॉल आता है वो 70 से 80% चांस होते हैं कि वही आंसर राइट होता है। मान चलिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको 4 ऑप्शन दिखाई दिए, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल गया यार बी ऑप्शन इसका राइट है। लेकिन अभी मैंने देखा, मैंने कहा यार इतना सरल पेपर तो आरपीएससी नहीं पूछ सकती, इतना सरल क्वेश्चन तो आरपीएससी में नहीं आ सकता। तो फिर मैं क्या करूँगा, यार ए तो नहीं हो सकता इसका, ए भी हो सकता है। फिर मेरा दिमाग जो है ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा, मैं अनर्गल चीज़ें जो हैं वहाँ पे रिकॉल करने लग जाऊँगा, तो फिर मेरे चांस बढ़ जाएंगे। आंसर इसका बी राइट होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सोच के मैं ए पे राइट कर दूंगा और ओएमआर में भी क्या कर दूंगा, ए को काला कर दूंगा, और फिर मैं घर आके देखूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये चीज़ भी किससे आएगी, तो मैं आपको वापस बता दूँ, ये चीज़ भी आपकी किससे आएगी, अभ्यास से आएगी। आपको ये पता चल जाएगा भाई किस क्वेश्चन पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जब आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन अपने फर्स्ट रिकॉल से राइट हो रहे थे। तो आप जो ये गलती है मेन एग्जाम में नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ अभ्यास से ही आएगी। ठीक है, बार बार आंसर बदलने से जो है गलतियां अपनी बढ़ जाती हैं, आपने कई बार ये चीज़ महसूस भी की होगी। अनावश्यक कन्फ्यूजन आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना पहला आंसर जो आपके पास आ गया वही राइट होता है, 70 से 80% चांसेस होते हैं। दूसरा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। कब आप ये चीज़ कर पाओगे, जब आपको अपनी तैयारी पर भरोसा होगा। भाई आपने 1 साल दी है अपनी किसी चीज़ के लिए, तो आप कन्फ्यूज तो होना ही आपको नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई आपको 3 राउंड में पेपर को जो है सॉल्व करना होता है। फर्स्ट राउंड की स्ट्रेटजी क्या होती है कि पहले से और क्वेश्चन करें। मान के चलिए आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर को पढ़ना है। आपसे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। एक अच्छा जो एवरेज बच्चा होता है वो इतने क्वेश्चन ही कर पाता है।
ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, श्योर क्वेश्चंस करने हैं कि भाई 40 से 45 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, उसको मैंने क्या कर लिया, ओएमआर में फिल कर दिया। अब इतने क्वेश्चंस मेरे जो है 100% राइट है। आसान क्वेश्चंस को आपको प्राथमिकता देनी है, जो वन टिक में क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको आपको 100% कर लेना है। कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगा, ये चीज़ क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि यार चल ठीक है, मेरे 40 से 45 क्वेश्चन जो मेरे सही हो गए, ओएमआर मेरी भर चुकी है। अब जैसे ही आप ये चीज़ देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं 40% जो क्राइटेरिया उसको तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। दूसरा, आपको इन क्वेश्चंस पे क्या करना है, समय को बचाना है। जैसे आपको पहला क्लिक में आंसर आया, वो आपका टिक लगा दिया और ओएमआर में भर लिया, तो आपकी जो चीज़ें हैं समय बचाएंगे। फिर सेकंड राउंड में हम बात करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क अपने को लेनी है। कब लेनी है कैलकुलेटेड रिस्क, होती क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, यदि आपको चारों विकल्प में से कोई भी नहीं आ रहा है तो आपको जो है तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। तुक्का बिल्कुल भी आप मत लगाइए, ये जो है नेगेटिव मार्किंग का सीधा रास्ता होता है। यदि आप तुक्का लगा रहे हैं तो चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो क्वेश्चन जो है गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यदि आप 4 में से 2 ऑप्शंस को पूरी तरह हटा चुके हैं तो केवल 50-50% वालों में प्रश्नों पर ही क्या लेना है, आपको रिस्क लेना है और लॉजिक का वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब आपको लगता है यार ए और बी तो इसके आंसर नहीं हो सकते, सी और डी में से कोई एक आंसर है, तो या तो सी होगा या डी होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें होगा क्या, यहाँ ध्यान रखना, लॉजिक का यदि आप थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे और पूरा पूरा टाइम आपको इन क्वेश्चन पे लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें 50% चांस हो जाते हैं, देखना या तो ये होगा या ये होगा। यदि आपने ये लगाया तो 50% चांस है कि ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपको रिस्क जो है लेनी है 50-50% वाले में। लेकिन जो ब्लाइंड है, जिनमें आपको चारों ऑप्शंस में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ही क्रॉस कर दें, उन पे बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। किन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ देना है, टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता था यार ये टॉपिक तो मैं स्किप करके आया था, तो उसमें तो ब्लाइंड तुक्का तो लगाना ही नहीं है। तो टॉपिक यदि आपको बिल्कुल नहीं आता तो छोड़ दीजिए। चार ऑप्शंस बिल्कुल आपको नए लग रहे हैं, क्वेश्चंस तो आपको आ रहा है लेकिन ऑप्शंस से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को क्या कर दें, क्रॉस कर दें। कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, आपको लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, लेकिन कोई लॉजिकली जवाब मेरे पास नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप क्या कर दें, क्रॉस कर दें। और केवल तुक्का लगाने की स्थिति को, यानी ब्लाइंड यहाँ पे मैं तुक्का लगाऊंगा, भगवान के नाम पे ए बी सी डी में से सी लगा दिया, तो यहाँ पे जो है चांस आपके बढ़ जाएंगे कि ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो फाइनल आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, टॉपिक को क्लियर करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसका ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं और कौन कौन सी गलतियां मुझसे नहीं होंगी। एग्जाम जैसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स करने से मुझे बचना है, किन क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, किन क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम लगाना है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, छोटी मोटी गलतियां जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ओवर थिंकिंग का मतलब, आपने पहली बार जो दिमाग में आंसर क्लिक हुआ, चांस है कि 70 से 80% वही आंसर जो है राइट होगा, तो ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है पेपर के दौरान। और ये चीज़ आपको कब आएगी, जब आप अभ्यास कर रहे होंगे, तभी ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। स्मार्ट रिस्क आपको लेनी है, 50-50% वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 50-50 ऑप्शन वाले जो होते हैं, उनमें आपको रिस्क लेनी है। और ब्लाइंड गैसिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना, तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई आपको नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचा जाता है, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और आपको अभी से अभ्यास करना है, मॉक टेस्ट यदि आप देंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। या ध्यान रखिएगा, आरपीएससी में जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। यार मान के चलिए मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया, मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया 100 नंबर के पेपर, 100 क्वेश्चन के पेपर में से, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कोई भी चांस नहीं बढ़ेगा। सिलेक्शन होगा कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। सही प्रश्न ज़्यादा जब होंगे जब आपके गलत कम होंगे, नेगेटिव आपके कम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। और आप लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम अपना रिवीजन पे लगाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाइए। नई चीज़ें पढ़ना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। और मैं तो अब कहूँगा रिवीजन से ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करेंगे, वहाँ से यदि आपको किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को स्पेशली आप क्या करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।